सीतायन अनकही कहानी। लेखिका चित्रा बनर्जी दिवाकरुनी। चैप्टर 15। हमारी यात्राओं के दौरान जिन ऋषियों से हम मिले थे, उन्होंने हमें पंचवटी के उस हिस्से में जाने की सलाह दी थी जो गोदावरी नदी के किनारे था। जब हम वहां पहुंचे तो मैंने पाया कि ये इलाका जंगली और रहस्यमय था, लेकिन साथ ही मेहमानवाजी से भी भरा हुआ था। इसके बहुत से बरगद के पेड़ उन झाड़ियों के साथ जो तारे जैसे फूलों से जगमगाती थीं, और उन रहस्यमय प्रजातियों के जानवरों और पक्षियों का जखीरा था जिन्हें मैंने कभी नहीं देखा था। जब राम ने कहा कि हम अब तक भटक चुके हैं और अब हम यहाँ अपने वनवास के दिन तक घर बनाएंगे, तो मैं खुशी खुशी सहमत हो गई। मैंने सही सोचा था कि प्रकृति हमें परख रही है। अब ऐसा लग रहा था कि हमने उस परीक्षा को पास कर लिया था और उसने हमें अपना दयालु और समृद्ध चेहरा दिखाया। यहाँ पंचवटी में मैंने आकाश में फैलते हुए खूबसूरत सूर्यास्त देखे, जैसे वह मुस्कान की तरह हो। मैंने चांदी जैसे धधकते चांद के उभरने को देखा। मैंने सितारे देखे जो बादलों की झीनी चादर से झांकते हुए शर्माए हुए आंखों की तरह चमक रहे थे। मैंने पक्षी और जानवर देखे जो रंग बिरंगे और फर से ढके हुए थे। वे मेरे लिए बिल्कुल नए थे और मुझे उन पर विस्मय हुआ। यहाँ के पौधे मुझसे विशेष रूप से जुड़े हुए थे। झाड़ियाँ अपने तीखे कांटे समेटकर खिल उठती थी जब मैं उन्हें पानी देती या उनके जड़ों के आसपास की मिट्टी को हल्का करती। गिलहरी जैसे जीव जिनकी सफेद लंबी फरें रेशम के धागे की तरह चिकनी थीं, मेरी हथेली से बेर लेने के लिए दौड़ते थे। शानदार नीले रंग के गीत पक्षी अपनी मुड़ी हुई चोंच के साथ मेरी कंधे पर आकर बैठते और मुझे उनकी पंखों को सहलाने की अनुमति देते। ऐसे कई और जीव थे जो दूर से हमें देख रहे थे। उनके चमकते हुए आँखें मोटी झाड़ी के बीच से नजर आ रही थी। कभी कभी मैं बहुत दूर आकाश में पक्षियों जैसे जीवों को देखती जिनके विशाल पंख थे और जो मानव सिर जैसे दिखाई देते थे। मैंने राम से पूछा कि वे कौन थे। उन्होंने कहा कि विश्वामित्र ने एक बार स्वर्गीय गरुड़ के वंशजों का उल्लेख किया था। वे जंगल पर निगरानी रखते थे और ये सुनिश्चित करते थे कि सब कुछ प्रकृति के अनुसार हो रहा है। लक्ष्मण को मेरी वन्य जीवों से दोस्ती पसंद नहीं थी। उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि उनमें से कुछ रूप बदलने वाले हो सकते हैं, चालाक, यहाँ तक कि खतरनाक भी। मैंने सिर हिलाया, मुख्यतः शांति बनाए रखने के लिए। मैं अब तक ये सीख चुकी थी कि लक्ष्मण को विरोध नहीं पसंद था, लेकिन मुझे उन पर विश्वास नहीं था और अक्सर जब वे लोग शिकार पर जाते थे, मैं अपनी पसंदीदा छोटी काली त्वचा वाली हिरणों को, जो मेरे घुटने तक ही आते थे, अपने हाथ से खाने के लिए ललचाती थी। जो सबसे ज्यादा मुझे पंचवटी में पसंद आया वह था कि यहाँ एक बार भाइयों ने क्षेत्र की जांच की और इसे सुरक्षित पाया। राम अंततः आराम कर सके। मेरे साथ तब से, जब से मैंने उन्हें जाना था, वे पहली बार सत्यशील शासक बनने के बजाय एक प्रेमी की तरह आराम कर पाए थे। ये उन्हें बदलकर रख देता था। उन्होंने जंगली फूल तोड़े और उन्हें बेतुकी नाजुकता से मेरे बालों में गूंथा। वे मीलों यात्रा करके मेरे लिए शहद के छत्ते ढूंढते, क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है। लक्ष्मण की मदद से उन्होंने गोदावरी के किनारे एक कमरा बनाने के लिए झोपड़ी बनाई, क्योंकि मैंने कहा था कि मुझे दृश्य पसंद है। यहाँ राम और मैं रात को सोते थे। नदी की लहरों और उन फूलों के बेलों की खुशबू के कारण जो मैंने खंभों के चारों ओर लगाए थे, सपनों में खो जाते थे। लक्ष्मण कहाँ सोते थे या क्या वे सोते भी थे, मुझे नहीं पता। अपनी खुशियों के घेरे में लिपटी, मुझे लगता है कि मैं उन्हें उतना ध्यान नहीं देती थी जितना मुझे देना चाहिए था। कुछ बार जब मैं रात को जागी तो मैंने उन्हें हमारे खुले मैदान के किनारे खड़ा देखा, धनुष पकड़े हुए, इतनी चुपचाप सुनते हुए कि वे एक योद्धा की मूर्ति जैसा लग रहे थे। वो बहुत अकेले लग रहे थे। मुझे दोषी महसूस होता और मैं सोचती कि अगले दिन मैं उन्हें उनकी पसंदीदा डिश बनाकर दूंगी, जो भी मैं अपनी थोड़ी सी रसोई सामग्री से बना सकती थी। मैं राम से कहती कि वह चौकीदारी करें ताकि उनके भाई को अच्छी नींद मिल सके। मैं जोर देती कि हम लक्ष्मण के आराम के लिए एक दूसरी झोपड़ी बनाएं।
फिर मैं खुद से कहती, राम जानता है कि वो क्या कर रहा है, मुझे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और इस निर्णय से राहत महसूस करते हुए मैं अपने पति की आरामदायक बाहों में और करीब सिमट जाती, जहां मैं सभी चिंताओं को निलंबित कर सकती थी। ये है प्रेम की मोहकता। यह आपको ज्यादा सोचने नहीं देना चाहता। यह आपको उस व्यक्ति पर सवाल उठाने से रोकता है जिसे आप प्यार करते हैं। ऐसे ही साल बीत गए, जैसे खुशियों भरी धुंध में। 10, 11, 12, और जब तक मैं गिनती खो नहीं देती। पंचवटी में अपनी समस्याएं थीं, बेशक। गर्मियों में बरगद के पेड़ों की छाव में नमी और बेजान हवा थी। बारिश के मौसम में कीचड़ हर कदम पर महसूस होता था। मैंने सीखा था कि हमें सभ्य बनाए रखने के लिए छाल को पीसकर उबालना होगा। हमारे मूल वस्त्र बहुत पहले ही नष्ट हो चुके थे, लेकिन ये मोटा पदार्थ सूखने में मुश्किल था और हम महीनों तक असुविधाजनक गीले कपड़े पहनकर रहते थे। ये नमी कीड़े भी आकर्षित करती थी, जो गुंजार करते और काटते थे और जो खासतौर पर मेरी त्वचा को पसंद करते थे। हाल ही में एक नई समस्या मुझे परेशान करने लगी थी। हमारे फल और जड़ों के आहार से थक चुकी, मैंने अहल्या द्वारा दिए गए बीजों से एक सब्जी बाग लगाया। सब्जियां उत्साह से बढ़ने लगीं और मैं खुश थी कि मेरा हाथ अब भी सही था। लेकिन फिर कुछ अजीब होने लगा। चाहे जितनी भी सावधानी बरतूं, चाहे जितना भी मैं बाग के चारों ओर कांटों की बाड़ बनाऊं, सुबह उठते ही मुझे सबसे अच्छी चीजें गायब मिलती, या और भी बुरा, आधी खाई हुई पड़ी मिलती। कभी कभी पूरे पौधे जमीन से उखड़ जाते थे। मुझे बहुत गुस्सा आता जब मैं उन्हें मिट्टी में पड़े देखती, जो मेरी चिकित्सा क्षमता से परे घायल हो चुके थे। या शायद यह कुछ और था जो हाल ही में मेरे दिमाग में था, जो मेरी परेशानी का असली कारण था, यह कि मैं बूढ़ी हो रही थी। मेरी उम्र की अन्य महिलाएं, शायद अयोध्या में मेरी चचेरी बहनें श्रुतकीर्ति और मंदावी, पहले ही बच्चों की मां बन चुकी थी। कभी कभी मैं उन्हें एक शिशु को दूध पिलाते हुए कल्पना करती। बच्चे की दूध जैसी खुशबू, उनके हाथों में उसका खुशहाल वजन, और वह कैसे अपनी सोई हुई चेहरा उनके शरीर से रगड़ता था। एक बार जब हम जंगल में 1 दशक से अधिक समय बिता चुके थे, मैंने राम से पूछा कि क्या हम बच्चों के बारे में सोच सकते हैं। ये बात कहना मुश्किल था, क्योंकि ये मेरा एक राज था और किसी तरह मुझे लगता था कि ये अवैध इच्छा थी। लेकिन मैंने खुद को मजबूर किया। मैं अकेली हूँ, मैंने कहा, और साल गुजर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मेरे पास बच्चों को जन्म देने के लिए कितना और समय है। इस बारे में सोचो, ये कितना मुश्किल हो सकता है। हमारे चारों ओर जानवर और पक्षी, जिनके पास संसाधन और बुद्धिमत्ता कम है, वे अपने परिवारों का पालन पोषण कर रहे हैं। मैं वादा करती हूँ, मैं उनका पूरी तरह से ख्याल रखूंगी। तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। जैसे ही मैंने ये कहा, मुझे मूर्खता का एहसास हुआ। मुझे यकीन था कि राम ये कहेंगे कि मेरी तुलना गलत है। हम जानवर नहीं हैं। हम खुद को उनसे कैसे तुलना कर सकते हैं? लेकिन राम ने बस बहुत विनम्रता से कहा, प्रिय, याद रखो, हमने ये बहुत पहले तय किया था। मेरे निर्वासन की शुरुआत में एक बच्चे को जंगल के खतरों के सामने लाना सही नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजकुमारों और राजकुमारियों को एक उचित शिक्षा मिलनी चाहिए, ताकि वे वयस्क होने पर अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकें। हम उन्हें यहाँ वह शिक्षा नहीं दे सकते, इसलिए हम इतने सतर्क रहे हैं। हम उन्हें सभी जरूरी चीजें दे सकते हैं। मैंने गर्मजोशी से बीच में कहा, पीछे हटने को तैयार नहीं। हमारे पास बहुत सारी क्षमताएं हैं। मैं उन्हें आत्मरक्षा, खाना बनाना, बागवानी, इलाज, गीत, कहानियाँ, पत्र और यहाँ तक कि शाही व्यवहार सिखा सकती हूँ। लक्ष्मण उन्हें शिकार, निशान पहचानना और कुश्ती सिखा सकते हैं। तुम उन्हें सभी शाही कर्तव्यों, उच्च नैतिकताओं और विशेष अस्त्रों के उपयोग के बारे में सिखा सकते हो। और मुझे माफ करो, प्रिय, राम ने बीच में कहा। उनके आंखों में उदासी थी। मुझे खेद है कि मेरी दुर्भाग्य ने तुम्हें महिला होने के सबसे बड़े सुखों में से एक से वंचित कर दिया। लेकिन हम ये तब तक नहीं कर सकते जब तक हम अयोध्या वापस नहीं लौटते।
मैं तुम्हारी तड़प समझता हूँ, लेकिन तुम नहीं समझते, मैंने आक्रोशित होकर कहा। वह कैसे समझ सकते थे? वह महिला नहीं थे। समय उनके ऊपर उतना दबाव नहीं डालता था। उनका शरीर किसी दूसरे जीवन को अपनी आंतरिक रूप से धारण करने के लिए नहीं बना था। उनकी बाहें मुझे कसकर लिपटी। कृपया थोड़े और समय के लिए धैर्य रखो सीता, जैसे तुम अब तक रखती आई हो। हमारे पास जंगल में सिर्फ 2 साल और है, ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा। मैंने उन्हें दूर धक्का दिया और झाड़ी के पीछे भाग गई, जहाँ मैं जलते हुए गुस्से से भरे आंसू बहाती रही। अगर राम ने मुझे मजाक उड़ाया होता या कहा होता कि मैं अनुचित हो रही हूँ, तो मैं इसे बेहतर तरीके से संभाल सकती थी। मैं उनका मुकाबला कर सकती थी, लेकिन उनकी दया ने स्थिति को और भी खराब कर दिया। तुम मेरी तड़प नहीं समझते, मैंने उग्रता से फुसफुसाया। मैंने अपनी बाहें कसकर लपेटी, लेकिन वे फिर भी खालीपन से दुखती थी। और 2 साल जल्दी नहीं है। मैंने फिर कभी इस मुद्दे को नहीं उठाया। इसका क्या मतलब था? राम पहले ही निर्णय ले चुके थे, जो न तो भावना या आवेग पर आधारित था, जिसे मैं बदल सकती थी, बल्कि सत्यता और कर्तव्य के अपराजेय स्तंभों पर आधारित था। इसके बारे में और बात करना और ये समझना कि मेरी दुखों की गहराई कितनी है, केवल उन्हें दुख और अपराध बोध से भर देता। यही है कि प्यार हमें कैसे रोकता है, जब यह हमारे लिए बेहतर हो सकता था कि हम इसे व्यक्त करें, ताकि निराशा और गुस्सा इकट्ठा होकर फट न जाए। अहल्या की कहानी ने मुझे असंतोष से भर दिया। मैं राम से सैकड़ों सवाल पूछने के लिए तरस रही थी, लेकिन समय नहीं था। सूर्य पहले ही बहुत नीचे डूब चुका था। मैं अपने पति के पीछे एक संकीर्ण रास्ते पर चल रही थी, जो पेड़ों के बीच से होकर जा रहा था, जबकि लक्ष्मण, जैसा कि हमेशा होता था, पीछे से आ रहे थे। कुछ ही देर में हम एक ऐसे आश्रम के पास पहुँचे, जो अन्य आश्रमों से छोटा और अधिक साधारण था। एक छोटा सा कच्चा घर, जिसमें केवल कुछ कमरे थे। दूसरे आश्रमों के मुकाबले यहाँ कोई अन्य इमारतें नहीं थीं, जहाँ छात्रों को रखा जा सके। वास्तव में कोई छात्र दिखाई नहीं दे रहा था, जो बकरी के दूध निकालने, लकड़ी काटने या झाड़ू लगाने में व्यस्त हो। शायद जो कुछ हुआ था, उसके बाद गौतम को कोई युवा आदमी आसपास नहीं चाहिए था। गौतम पहले ही दरवाजे पर खड़ा था, और वह बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं लग रहा था। उसे हमारी आने की आभास होनी चाहिए थी। वह बेजान और झुर्रीदार था और बहुत गंभीर दिखता था। हालांकि जब उसने राम को देखा, तो उसका चेहरा मृदु और स्नेही हो गया। मुझे पहले तो लगा कि राम ने अपनी उपस्थिति से उसे मोह लिया, जैसे कि कई अन्य लोगों को। फिर मुझे याद आया कि उनका एक इतिहास था। वह मेरे पति का बहुत कुछ ऋणी था, लेकिन मैं उस महिला में ज्यादा रुचि रख रही थी, जो गौतम के पीछे खड़ी थी, सीधी और लंबी, और सचमुच मूर्तियों जैसी सफेद। वर्षों ने उसके बालों को सफेद कर दिया था और आंखों के कोनों में झुर्रियां बना दी थी, लेकिन अहल्या अब भी बेहद सुंदर थी। वह हमें देखकर खुश दिखाई दी, लेकिन अपने पति के स्वागत में उसने कोई शब्द नहीं जोड़े। सच में, शाम के दौरान जब उसने हमें फल और दूध का एक साधारण भोजन परोसा, वह चुप रही, जैसे पत्थर की शांति ने उसके अस्तित्व को आच्छादित कर लिया हो। जब मैंने उसकी मेहमानवाजी के लिए धन्यवाद कहा, तो उसने उत्तर नहीं दिया, हालांकि उसने मुस्कान जरूर दी। उसने मौन रहने की प्रतिज्ञा ली है, गौतम ने गर्व के साथ समझाया। ये एक कठोर प्रतिज्ञा है, और इससे उसे बहुत अधिक आध्यात्मिक पुण्य मिलेगा। मेरी आंखों के कोने में अचानक कुछ हलचल हुई। अहल्या, जो रसोई घर की ओर जा रही थी, रुक गई और पलटी। वह मुझसे सीधे आंखें मिला रही थी, और अगर मैंने उसकी दृष्टि को सही से पढ़ा, तो ये संकेत था कि उसके पति को सच्चाई का पता नहीं था। वो उसे बिल्कुल भी नहीं समझता था। यहाँ कोई रहस्य था। मुझे उम्मीद थी कि मुझे इसे हल करने का मौका मिलेगा। ओ डियर, राम ने मेरी बर्बाद बगिया देखकर कहा, और शायद खरगोश भी होंगे। संभव नहीं है, लक्ष्मण ने कहा। वे हिम्मत नहीं करेंगे। मैं यहाँ पूरी रात आ जाकर देखता हूँ। ये जरूर राक्षस होंगे।
वे पल भर में आ जा सकते हैं। तुम हमेशा राक्षसों का ही ख्याल रखते हो। राम हंसे। क्या हम यहाँ अब तक शांति से नहीं रह रहे हैं? एक जाल बिछाओ, शायद हम रात के खाने में मांस खा सकें। उनकी वफादारी में मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक बार तो मुझे लगा कि लक्ष्मण शायद सही है। पिछले कुछ हफ्तों से मुझे किसी के होने का एहसास हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मुझे कोई देख रहा है, लेकिन डराने के तरीके से नहीं, बल्कि जिज्ञासा से। कुछ बार मैंने एक लड़की को देखा था, पतली और छाल जैसी भूरे रंग की, जो एक पेड़ के पीछे से झांक रही थी। जितना मैं देख सका, उसने कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन वह मेरी धड़कन तेज होने से पहले ही गायब हो जाती थी। इसलिए मैं यकीन से नहीं कह सकता था। मैंने राम से उसके बारे में कुछ नहीं कहा। हमारे बच्चों के बारे में आखिरी बार चर्चा करने से पहले मैं उसे सब कुछ बताता था, लेकिन अब नहीं। शायद इसलिए कि मैं अभी भी गुस्से में था, शायद इसलिए कि मैं सिर्फ उस लड़की से बात करना चाहता था, उसे थोड़ा जानना चाहता था। अगर हम दोस्त बनते तो शायद मुझे कम अकेला महसूस होता, उस बच्चे के बारे में कम विचार आता जिसे मैं नहीं पा सका। मुझे लगता था कि राम और खासकर लक्ष्मण उससे संदेह करेंगे। वो कौन थी? कहाँ से आई थी? बहुत संभव है कि लक्ष्मण उसे भगा दे। मैं ये नहीं चाहती थी। मैं नदी में नहा रहा था जब लड़की अगली बार आई। हाथी के कानों के बड़े गुच्छे के पीछे से अचानक प्रकट होकर मुझे चौंका दिया, जिससे मैं एक बड़ा घूंट पानी निगल गया। उसने रुचि से देखा, जैसे मैं खांस रहा था और पानी से घुट रहा था, और अपने छाल के कपड़े को इधर उधर लपेटने की कोशिश कर रहा था। उसकी सफेद तेज दांत मुस्कान में दिख रहे थे और उसकी गहरी त्वचा चमक रही थी। हालांकि मैं केवल उसका सिर और गला देख पा रहा था। मुझे अब पूरी तरह यकीन था कि उसने कुछ पहना नहीं था। संभवतः जिस जनजाति से वह आई थी, वह कपड़े पहनने में विश्वास नहीं करती थी। ये कितना आजादी भरा अनुभव होगा जब आप अपनी त्वचा पर ठंडी, ताजगी देने वाली हवा महसूस करें, पत्तियां और घास सिल्क की तरह आपकी त्वचा से रगड़ते हुए, बजाय इसके कि आप ये कठोर, घिसते हुए छाल का कपड़ा पहने। मैंने जैसे ही सांस ली, लड़की ने मुझसे सवालों की बौछार शुरू कर दी। तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ से हो? यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि ये खतरनाक है, खासकर ये झील? पानी में मगरमच्छ है। मैंने उसे राम के संकल्प और कैसे हम तीनों जंगल में पहुँचे, इसके बारे में संक्षेप में बताया। मैं मगरमच्छों को परेशान नहीं करता तो वे मुझे छोड़ देते हैं, मैंने जोड़ा। लड़की ने अपनी आंखें तिरछी की। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। इस जंगल का ये हिस्सा मेरे भाइयों खर और दुष्टन का है, और उन्हें घुसपैठिए पसंद नहीं हैं। हमें तुम्हारे भाइयों के बारे में नहीं पता था, मैंने कहा, और न ही हम उन्हें देख पाए। अगर ऐसा होता तो हम अनुमति जरूर लेते। तुम्हारी जाति का नाम क्या है? वे तुम पर नजर रखे हुए हैं, उसने कहा। तुम उन्हें तब देखोगे जब वे चाहेंगे। चलो, उम्मीद करते हैं कि ऐसा कभी न हो। वे दोस्ताना किस्म के नहीं हैं। मेरी आखिरी बात को नजरअंदाज करते हुए उसने और सवाल पूछे। तुम कहाँ से हो? मैंने उसे बताया। अयोध्या। हाँ, उसने कहा। कभी नहीं सुना, लेकिन फिर मैं शहरों का ज्यादा ध्यान नहीं रखती। मुझे जंगल की आजादी पसंद है। फिर से बताओ, क्या दोनों पुरुष तुम्हारे साथी हैं? ओ नहीं, मैंने कहा, चौंकते हुए। जो हल्का है वो मेरा साले है। मुझे भी काला रंग ज्यादा पसंद है, उसने कहा। मेरा पति, उसकी त्वचा बहुत सुंदर काली थी। दिन हो या रात, वो ऐसे चमकती थी जैसे किसी ने उसे प्यार से तेल लगाकर चमकाया हो। लेकिन वो अब मर चुका है। मैंने जो कहना चाहा था कि मुझे बहुत दुख है, उससे पहले वो गायब हो गई। तो दोस्तों, आज का चैप्टर यही खत्म होती है। अगले चैप्टर के लिए बने रहें, जो जल्द ही अगले वीडियो में आएगा। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने विचार कमेंट में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारे आने वाले ऑडियो बुक का आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।
हम फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।